हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई एम प्रशांत पांडे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि FMP1 और FMP2 से रिलेटेड है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि इन द फिलिंग प्रोसेस डिटरमाइन द नंबर ऑफ पैरेलल एंड्स आर कंट्रोल्ड इन ए शीट फॉर्म फ्रॉम कोन्स विच इज़ बाउंड ऑन ए बीम। इस क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, इसमें कौन से हम धागों को लेकर एक शीट फॉर्म में तैयार करते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है हमारे, साइजिंग तो होगा नहीं, क्योंकि साइजिंग में तो हम एक तरह से धागों को क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। साइजिंग पेस्ट से उसको गुजारा जाता है, उससे क्या होता है कई सारी फॉल्ट्स उसकी रिमूव होती है। तो साइजिंग प्रोसेस होता है। वाइंडिंग वाइंडिंग में वाइंडिंग में क्या होता है कि छोटे पैकेज को लेकर हम बड़े पैकेज में कन्वर्ट करते हैं, यानी हम जो हमारे स्पेंडल हुए, जो रिंग फ्रेम से हमें प्राप्त जो उसका आउटपुट है, जो रिंग फ्रेम से हमें जो धागा मिला है, उससे हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पैकेज को लेकर उसमें बड़ा पैकेज कन्वर्ट करते हैं, यानी कोन और चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो वाइंडिंग हो गया। वार्पिंग में है कि कोन से लेके हम क्या करते हैं, कोन, अब वहाँ पे देखिए वाइंडिंग से कोन बन गया, अब कोन से हम क्या करेंगे, वार्पिंग करेंगे। तो कोन से हम धागों को जब ले जाके बीम में शीट फॉर्म में वाउंड करते हैं तो प्रोसेस क्या कहलाती है, वार्पिंग। और ड्राइंग क्या है, ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हील्ड आई से हर एक इंच को पास कराया जाता है, उसको बोलते हैं ड्राइंग। ठीक है, हील्ड आई होती है, उसमें से हर एक धागे को, हर एक वार्प धागे को पास कराया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा पे क्या है, फिलिंग वार्पिंग इज इनडायरेक्ट सिस्टम। देखिए वार्पिंग इज इनडायरेक्ट सिस्टम। ये इनडायरेक्ट सिस्टम क्यों है, क्योंकि इसमें क्या था कि हम देखिए एक हमारा बीम वार्पिंग था, एक सेक्शनल वार्पिंग था। तो बीम वार्पिंग में क्या था कि हमारा एक ही कलर का हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी हम सीट फॉर्म तैयार करेंगे, बीम तैयार करेंगे, एक ही कलर का होता है। और इसमें क्या है कि इन जो हमारा सेक्शनल है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट सिस्टम, इनडायरेक्ट वार्पिंग सिस्टम। जैसे इसमें पहला क्या ऑप्शन है, बीम, तो बीम वार्पिंग सिस्टम तो होगा नहीं, उसमें केवल सिंगल कलर होता है। और इसमें फिर दूसरे में क्या है, सेक्शनल वार्पिंग, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सेक्शनल वार्पिंग मशीन में ही हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज करके उसको हम सीट फॉर्म में तैयार कर सकते हैं। फिर मल्टीपल शटल, उसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। फिर ड्रॉप बॉक्स का यूज़ क्यों करते हैं, जब हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज़ करना हो वेफ्ट के इंसर्शन के लिए, तो हम ड्रॉप बॉक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जनरली द बाइंडिंग प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स। देखिए बाइंडिंग प्रोसेस, जो हमारा बाइंडिंग प्रोसेस क्या होता है कि हम छोटे पैकेज को लेकर उसको बड़े पैकेज में कन्वर्ट करना। छोटे पैकेज यानी कि जो रिंग फ्रेम से हमको आउटपुट मिला है, उनको सबको लेके हम क्या करते हैं, कोन और चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं वाइंडिंग। तो वाइंडिंग में अब कितने जोन, जो उसमें वाइंडिंग मशीन हम यूज़ करते हैं उसमें कितने जोन होते हैं, जनरली उसमें 3 जोन होते हैं। इसका आंसर 3 जोन होगा। जनरली हम उसमें 3 जोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 3 जोन कौन कौन से है, एक तो पहले हमारा हो गया अनवाइंडिंग जोन। अनवाइंडिंग का मतलब कि जहाँ से हमारा धागा ओपन हो रहा है, जैसे हमारा क्या स्पेंडल से धागा यहाँ से ओपन होगा तभी तो बड़ा पैकेज में कन्वर्ट होगा ना। तो अब यहाँ से क्या धागा अनवाइंडिंग हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, अनवाइंडिंग। फिर बीच में क्या होगा, टेंशनिंग एंड क्लीनिंग डिवाइस। टेंशनिंग मतलब कि जहाँ पे ऐसा सिस्टम लगा होगा जहाँ पे धागों को टेंशन दिया जाएगा ताकि एक दूसरे से वो इंटेंगल ना हो ना। उसकी क्लीनिंग की जाएगी, जहाँ भी उसके जो फॉल्ट है उनको रिमूव किया जाए, थिन प्लेसेस, थिक प्लेसेस, या जो डस्ट है उनको रिमूव किया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लीनिंग क्लीनिंग जोन या टेंशनिंग जोन। फिर तीसरे पे क्या होगा, तीसरे पे आ जाएगा वाइंडिंग जोन। तो एक तरह से जो हम जनरली कह सकते हैं कि जो हमारा वाइंडिंग प्रोसेस में 3 जोन होते हैं। एक तो नीचे से जब हमारा अनवाइंडिंग जोन, अनवाइंडिंग का मतलब वही हो गया कि जब हमारा धागा ओपन होगा, फिर टेंशनिंग, और उसके बाद फिर से दोबारा फिर वाइंडिंग हो रहा है ना, फिर से बाइंडिंग वहाँ पे हो रही, तो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग जोन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 3 जोन होते हैं बाइंडिंग सिस्टम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, इन द पार्ट ऑफ लॉन्ग गियर यूज इन अपराइट स्पेंडल मशीन। देखिए अपराइट स्पेंडल मशीन में कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे लॉन्ग गियर का यूज़ किया जाता है। तो देखिए एक तो इसमें हो गया कैरियर व्हील, हर्ट कैम व्हील और टिन रोलर। देखिए तो ये हर्ट कैम लिखा हुआ है, यही इसका आंसर है। हर्ट कैम में क्या होता है कि एक ये हर्ट हर्ट शेप का इसमें एक
एक कैम लगाया जाता है, या रोलर कहें या कैम का एक हार्ट शेप कैसे रहेगा, तो उससे ऐसे रॉड लगी होंगी ना, एक ये ऐसे, एक मिनट, एक ये हार्ट शेप में ऐसे इस टाइप का सिस्टम लगा होता है। यहाँ पे ऐसे एक ही रॉड इधर लगी, एक इधर लगी हुई। अब ये जब ये मूव करेगा तो क्या करेगा, इसको जो इसकी पोजीशन में होगा ये इसको इस रॉड को ऊपर नीचे करेगा, कभी इसको करेगा कभी इसको करेगा। तो इससे हमारा पूरा जो बाइंडिंग सिस्टम है, जिससे हमारा बॉबिन पे क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है, वो पूरा सिस्टम ऊपर नीचे होगा, उसके हिसाब से फिर वहाँ पे बाइंडिंग होती है, किसमें, बॉबिन में। ठीक है ना। ये तो पूरा एक वर्किंग प्रोसेस है, इसको इतना जल्दी नहीं ख़त्म किया जा सकता। बाकी देखिए कैरियर व्हील यही जो हमारा एक तरह से हम कहें तो इसका जो प्रोसेस है, पहले हार्ड कैम होगा, फिर कैम कैम व्हील लगा होगा, फिर कैरियर व्हील लगा होगा, फिर टिन रोलर लगा होगा। टिन रोलर में क्या है, टिन रोलर सबसे ऊपर लगा होता है, वो वहाँ पे हमारे जो जो हमें बॉबिन में जो स्पीड प्रोवाइड किया जाता है वो टिन रोलर के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। उसमें बेल्ट लगे होते हैं जो बॉबिन में स्पीड ट्रांसफ़र करते हैं। बाकी जो कैम व्हील है, ये भी एक तरह से स्पीड को ही ट्रांसफ़र करता है। हार्ड कैम से जो स्पीड होगी उस कैम व्हील ट्रांसफ़र करेगा, कैम व्हील से कैरियर रोलर, रोलर से या कैरियर व्हील से फिर टिन रोलर में जब हमारी स्पीड पहुंचेगी तो वो स्पीड किसको ट्रांसफ़र होगी, बॉबिन को। बॉबिन तेज़ी से घूमेगा और इधर से पूरा सिस्टम क्या करेगा, वाइंडिंग सिस्टम जो ये हार्ड कैम होता है इससे अप डाउन होता है, उससे क्या होगा, वाइंडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हार्ड कैम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच फॉल्ट अराइज ड्यू टू मोर टेंशन इन द बाइंडिंग प्रोसेस। देखिए इसमें बाइंडिंग प्रोसेस कह रहा है कि कौन सा ऐसी फॉल्ट है जो उसमें उत्पन्न होती है बाइंडिंग करते समय। तो देखिए जब टेंशन हमारा ज़्यादा हो तब कह रहा है, तो जब सॉफ्ट पैकेज इसमें लिखा हुआ है, तो सॉफ्ट पैकेज तो क्या होता है, सॉफ्ट पैकेज का मतलब कि जब हमारा टेंशन कम दिया जाए किसी चीज़ में तो सॉफ्ट पैकेज होता है। हार्ड पैकेज मतलब कि जब टेंशन ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे हार्ड पैकेज हो जाता है। ठीक है। अब हार्ड पैकेज, ओवर साइज पैकेज तो तब उत्पन्न होता है जब हमारा स्टॉप मोशन काम ना करे, वो चलती रहे, मशीन चलती रहेगी तो क्या होगा, जो हमारा बाउंड हो रहा है, जिस पैकेज पे बाउंड हो रहा है वो ओवर साइज हो जाएगा। फिर स्लॉप पैकेज, ये ऐसे पैकेज होते हैं, ये भी टेंशन से ही होता है। ये ऐसे पैकेज होते हैं जो कई कॉइल, अगर उसको हम अगर बॉबिन को ऐसे छुएं, यहाँ से थोड़ा सा उसको खींचें तो कई कॉइल एक साथ निकल आती हैं, तो उसको बोलते हैं स्लॉप पैकेज। ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर ये है हमारा हार्ड पैकेज। जब मोर टेंशन हो जाता है तो पैकेज हमारा हार्ड हो जाता है, जिससे कई सारी उसके डिफेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं यान के। हार्ड पैकेज हो जाएगा तो क्या होगा, जो जो उसकी डाइंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगी। जो जैसे हमारी जो हम डाइंग करेंगे, धागे में डाइंग करेंगे, जो डाई पेनेट्रेट होगी वो पूरी तरह से धागे पे नहीं हो पाती है जब हार्ड पैकेज हो जाता है। तो जब हार्ड पैकेज हो जाएगा तो डाइंग पूरी तरह यान के सेंटर तक या उसके एक तरह से कहें कि एकदम उसके क्रॉस सेक्शन तक वो डाई वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है हार्ड पैकेज में। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा हाउ मच डू यू इंक्रीज द वेट ऑफ यान इन मीडियम साइजिंग प्रोसेस। देखिए तो याद करने वाला क्वेश्चन है। मीडियम साइजिंग प्रोसेस जब हम करते हैं तो उसमें जो पहली बार जो उसमें यान टेकअप होता है कितना % हो जाता है, तो इसमें इसका ऑप्शन है 30 to 35%। इतना तो टेकअप होता है, उसके बाद फिर इसका डिसाइजिंग वगैरह में और कुछ रबिंग एक्शन से इसके जो साइजिंग पेस्ट है वो रिमूव हो जाता है, वो तो अलग सिस्टम है। बाकी इसको याद करना ये पड़ेगा इसमें कि मीडियम साइजिंग प्रोसेस में अगर हमारा जो यान का वेट कितना इंक्रीज करते हैं, 30 to 35%। क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वाई इज जिंक क्लोराइड इन्ग्रेडिएंट यूज इन साइजिंग प्रोसेस। तो जिंक क्लोराइड जो हमारा है इन्ग्रेडिएंट, उसको हम साइजिंग प्रोसेस में क्यों यूज़ करते हैं। पहला देखिए इसमें ऑप्शन इंक्रीज द वेट ऑफ यान, हमारा क्या करना है, यान का वेट करना, इंक्रीज करना नहीं। फिर टू स्टोर द यान लॉन्ग टाइम, यानी अगर हम धागे को हमको कई दिनों तक अगर रखना है तो हम जिंक क्लोराइड का यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट में, ताकि धागे में कोई खराबी ना आए। फिर टू रिमूव द यान फॉल्स, नहीं ये होगा ही नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ ड्रॉप पिन इन वार्पिंग प्रोसेस। ड्रॉप पिन देखिए वार्पिंग प्रोसेस में या
वार्पिंग प्रोसेस में या बाइंडिंग प्रोसेस जहाँ भी ड्रॉप इन का यूज़ होता है, ये समझिए एक तरह से क्या होता है, स्टॉप मोशन का ही काम करता है। ड्रॉप इन क्या होता है कि ड्रॉप इन सभी धागे में इंसर्ट कर दिया जाता है, तो जैसे धागा टूटेगा तो ड्रॉप पिन नीचे गिरेगा, ड्रॉप पिन नीचे गिरने से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे पूरी मशीन बंद हो जाएगी। अगर ये ना लगाया जाए तो हमारा धागा अगर कोई मशीन का टूट गया तो वो चलती रहेगी, जिससे फैब्रिक में फॉल्ट उत्पन्न हो जाएगी। तो ये इसके रहने की वजह से जो भी धागा टूटेगा तो ये ड्रॉप पिन नीचे गिरेगी, जैसे ही नीचे गिरेगी पूरी मशीन बंद हो जाएगी। तो एक तरह से ये स्टॉप मोशन का काम करता है। फिर अगला ऑप्शन क्या था, टू कंट्रोल यार्न टेंशन, नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं। टू रिमूव द फॉल्ट्स या नहीं, ये भी कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड स्पीड ऑफ अपराइट स्पिंडल मशीन। देखिए ये भी याद करने का है कि अपराइट स्पिंडल मशीन की हमारी स्टैंडर्ड स्पीड क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर है 200 टू 250 यार्ड्स पर मिनट। एक मिनट में 200 टू 250 यार्ड्स पर मिनट इसकी स्पीड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जनरली विच टाइप ऑफ क्रील यूज इन बीम वार्पिंग मशीन। देखिए बीम वार्पिंग मशीन में क्या है, बीम वार्पिंग मशीन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेक्शनल वार्पिंग मशीन। तो अगर स्पीड इसकी ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो हमारा क्रील हम जो यूज़ कर रहे हैं वो भी ज़्यादा कैपेसिटी की होनी चाहिए, तभी ना उसकी स्पीड का फ़ायदा होगा। नहीं तो अगर स्पीड भी ज़्यादा रखेंगे और अगर क्रील हमारी कम कैपेसिटी की है तो बार बार हमारे धागे ख़त्म हो जाएंगे, हम क्रील में धागे लगाते रह जाएंगे। तो इसी तरह तो ज़्यादा जल्दी उसकी जो इसकी हमारी क्रील की कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि मशीन हमारी ज़्यादा देर तक चल सके। तो हम कौन सा यूज़ करते हैं इसमें, ऑटोमेटिक, इसका कोई मतलब नहीं। मैगजीन क्रील में क्या है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कौन और चीज़ को ज़्यादा कलेक्ट कर सकता है। वी क्रील हम किस में यूज करते हैं, सेक्शनल वार्पिंग मशीन में कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर क्रील है, इनका कोई मतलब नहीं। मैगजीन क्रील क्या होती है, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी की होती है, इसलिए इसका यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या 11 में क्या कह रहा है कि 100 बॉक्स इज़ यूज्ड इन। अब इसमें कह रहा है कि 100 बॉक्स कहाँ यूज़ होता है, तो 100 बॉक्स हमारा बाइंडिंग प्रोसेस। अब देखिए इसका अगर डायग्राम याद होगा आप लोगों को तो क्लियर हो जाएगा, नहीं 100 बॉक्स तो बाइंडिंग प्रोसेस में यूज़ नहीं होता। फिर बी पार्ट क्या है, वार्पिंग प्रोसेस में भी नहीं होता है। साइजिंग प्रोसेस, तो 100 बॉक्स हमारा कहाँ यूज होता है, साइजिंग प्रोसेस, जहाँ पे हमारा पेस्ट जिस बॉक्स में होता है उसमें, जहाँ एक तरह से हम कहते हैं इमर्जिंग रोलर जहाँ पे लगे होते हैं, तो इमर्जिंग रोलर कहाँ लगे होते हैं, साइजिंग बॉक्स में ही लगे होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 100 बॉक्स ना। इमर्जिंग रोलर का मतलब क्या है कि धागों को इमर्ज करना, यानी कि पेस्ट में उसको अंदर उसको प्रवेश करवाना, ताकि साइजिंग पेस्ट धागों में ऐसे हो जाए। तो इमर्जिंग रोलर का काम तो ही होता है। बाकी देखिए ड्राइंग प्रोसेस तो सबको पता ही है कि डाई से हर एक धागे को पास कराना ही ड्राइंग प्रोसेस कहलाता है। तो कह रहा है इफ़ द पिकिंग फोर्स इज हाई ड्वेल पीरियड इज विल बी, ठीक है। कह रहा है कि जब पिकिंग फोर्स को हम अगर हाई कर दें तो ड्वेल पीरियड क्या होता है, ड्वेल पीरियड ये होता है कि जब हमारा सेट बनता है तो उस पर जो जैसे जैसे ये सेट का फॉर्मेशन हो रहा है सेट, तो इसमें जब हमारा वेफ्ट का इंसर्शन होता है तो जितने टाइम तक वो सेट बना होता है उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम, ठीक है। जितने टाइम तक हमारा सेट उसमें बना होता है, उससे जब तक ये शटल निकल नहीं जा रही है उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इफ़ द पिकिंग फोर्स इज़ हाई, अगर पिकिंग फोर्स हमारा हाई यानी जो हम शटल में एक तरह से हैमर के थ्रू उसमें वार कर रहे हैं, उसका अगर फोर्स ज़्यादा है तो शटल ज़्यादा तेज़ी से जाएगी, तो ज़्यादा तेज़ी से जाएगी। तो अगर हमारा जो ये सेट बना हुआ अगर कम भी है ना उसमें स्पेस, या ये कहें कि जो उसमें सेट बन रहा है कम टाइम के लिए बन रहा है, तब भी हमारी शटल पास हो जाएगी ना। अगर स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि फ्लाइंग आउट हो जाए या शटल सिले से बाहर चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की स्पीड होनी चाहिए कि कम से कम टाइम में जो हमारा शेडिंग बना हुआ उसको वो पार कर जाए, यानी पिकिंग का काम कर जाए। तो ये जब हम अगर पिकिंग फोर्स ज़्यादा करेंगे तो पिकिंग फोर्स अगर ज़्यादा करें ड्वेल टाइम क्या होगा, कम होगा, जाहिर सी बात। क्वेश्चन नंबर जैसे इसका आंसर क्या है, ए पार्ट में करें लॉन्ग, नहीं शॉर्ट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, ड्वेल टाइम कम हो जाएगा और स्पीड हमारी ज़्यादा रहेगी। अब इतना भी ज़्यादा नहीं कि फ्लाइंग आउट हो जाए ना, वो एक
स्टैंडर्ड स्पीड रखना होगा जिससे ड्वेल टाइम को कम किया जा सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, वुडन पेग विल बी ब्रोकन एंड देयर फॉर जैक इज। देखिए वुडन पेग कहाँ लगा होता है, हमारा डॉबी आप पढ़े होंगे, डॉबी में वुडन पेग होता है कि जो हमारी डिज़ाइन, जिस हिसाब से हमारी डिज़ाइन होती है उसमें हम क्या करते हैं, पेगिंग कर देते हैं इस सिलेंडर में ना। सिलेंडर के ऊपर या एक चैन लगा देते हैं या सिलेंडर में पैकिंग कर देते हैं। चैन जो लगा देते हैं वहाँ पे बीच बीच में क्या करते हैं, उसमें पैकिंग कर, जैसे ये कि मान लीजिए सिलेंडर है, इसके ऊपर हम ऐसे चैन लगा दिए ना। अब इसमें हम जहाँ जहाँ हमारी डिज़ाइन होगी इसमें इसी चैन में इसमें क्या करेंगे, पैकिंग कर देंगे। ऊपर से यहाँ पे हमारा क्या लगा होता है, एक 2 फिलर लगे होते हैं ऐसे करके, ऐसे 2 फिलर लगे होते हैं ना। एक होता है प्लेन फिलर होता है, एक होता है हुक्ड फिलर, ये ऐसे 2 लगे। तो अब जहाँ जहाँ देखो, जहाँ जहाँ ये पैकिंग होगी वो फिलर को उठाएगा कि नहीं उठाएगा, फिलर को ऊपर उठाएगा। तो ये फिलर सब एक हमारा जो एक तरह से प्लेन फिलर है वो किससे, लॉन्ग नीडल से अटैच होता है, जो यहाँ पे हुक से अटैच होते हैं। और एक जो नीचे वाला ये शॉर्ट से होता है, शॉर्ट नीडल से, जो ये यहाँ पे हुक से अटैच होते हैं। तो ये तो पूरा एक प्रोसेस है इसका। ठीक है ना। तो फिलहाल अभी ये समझिए कि ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर अब ऐसे अगर हम ऐसे इसमें एक चैन कर दिए, चैन लगा दिए, उसके बाद इसमें हम पैकिंग कर दिए जहाँ जहाँ हमारी डिज़ाइन की ज़रूरत है। अब जहाँ जहाँ इसको अब पेग, अब जैसे उसमें वुडन पेग लगा हुआ तो ये ऊपर से हमारा ये एक रॉड की तरह एक फिलर रखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ ये उसको जब घूमेगा, सिलेंडर घूमेगा तो चैन भी घूमेगी, चैन घूमेगा तो इसको क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। तो ऊपर उठाएगा तो इसका पूरा प्रोसेस हमारा उधर जो हील्ड साहब हमारी उठती है, कौन सी उठेगी कौन सी नहीं उठेगी, तो वो पूरा काम ये यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखिए इसमें ये चीज़, अब ये कह रहा है कि अगर ये टूट जाए, जो हम ये पैकिंग किए हैं, अगर ये भाई लकड़ी का तो होता ही है, वुडन है, अगर ये टूट जाए तब क्या होगा ये पूछ रहा है। तो जैक हमारा क्या करेगा, जैक क्या करता है, जैक का काम क्या होता है कि हील्ड शाफ्ट को ऊपर उठाना ना। तो अगर ये हमारा ब्रेक हो जाएगा तो जैक क्या करेगा, जाहिर सी बात है उसको फिर मिस कर जाएगा, वो चीज़ नहीं कर पाएगा ना। फिर वो तो टूट गया अगर, तो फिर तो प्लेन नॉर्मल जैसे चलता है वैसे चलता रहता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाए, इसमें कह रहा है कंप्लीट द साइकिल, नहीं तो मिस कर जाएगा ना, नो इफेक्ट, नहीं ऐसा नहीं इफेक्ट आएगा, क्या कर जाएगा, मिस कर जाएगा, वो जो हील उठाना था वो नहीं उठा पाएगा। तो इससे हमारी डिज़ाइन क्या हो जाएगी, डिज़ाइन में एक तरह से फॉल्ट जनरेट हो जाएगी। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, मिक्स द साइकिल, वो मिस कर जाएगा ना। फिर इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना। तो ये तो इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, वाई द प्लेन फिलर, ये देखिए यहाँ पे आ भी गया, वाई यूज़ प्लेन फिलर इन क्लाइमैक्स बॉडी, क्लाइमैक्स डॉबी। ठीक है। तो हम इसमें कह रहा है कि हम प्लेन फिलर डॉबी में क्यों यूज करते हैं ना, किसके लिए यूज करते हैं बताइए। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है फॉर शॉर्ट नीडल, अभी हम बताए थे ना कि एक लॉन्ग नीडल होगी एक शॉर्ट नीडल होगी, जो दोनों फिलर से अटैच होती हैं। एक हुक्ड फिलर होता है, एक प्लेन फिलर होता है, यहाँ प्लेन की बात कर रहा है। तो प्लेन किसके लिए अटैच होता है, अभी हम बताए थे ना, प्लेन हमारा किस होता है, लॉन्ग नीडल के लिए होता है। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो प्लेन फिलर फॉर जैक, नहीं इससे कोई मतलब ही नहीं। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द फॉल्ट ऑफ पिकिंग। देखिए पिकिंग में कौन कौन सी फॉल्ट जनरेट हो सकती हैं। देखिए अर्ली पिकिंग, अगर भाई जैसे हमारा सेट बन नहीं पाया और पिकिंग हो गई तो क्या करेगा, वहाँ पे जो शटल है वो ट्रैप हो जाएगी, पूरा फैब्रिक ख़राब हो जाएगी, या फिर मशीन को बंद करना पड़ेगा, फिर शटल निकालना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम। लेट पिकिंग, अब उसमें सेट बना और आपकी पिकिंग नहीं हो पाई, सेट फिर से ओपन हो गया, सेट ओपन हुआ और आपकी पिकिंग नहीं हो पाई, फिर क्लोज हो गया। तो ये भी एक फॉल्ट जनरेट हो सकती है, हो क्या सकती है, हो ही जाएगी। उसके बाद फिर शॉर्ट पिकिंग मतलब कि जहाँ तक उसको जाना चाहिए था, पिक को यानी पिक कह सकते हैं, या शटल को जहाँ जाना चाहिए था पिक को लेकर वहाँ तक नहीं जा पाई, तो उससे क्या होगा, शॉर्ट पिकिंग, यानी वो धागा वहाँ तक नहीं पहुँच पाया ना। फिर डी नंबर क्या करा है, शटल फ्लाइंग आउट, अगर ज़्यादा स्पीड हो गया तो शटल फ्लाइंग आउट, स्ले होती है जहाँ पे शटल मूव करती है ना, टू
टू फ्रो मोशन करती है ना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो वो अगर वहाँ से शटल मूव कर गई तो क्या हो जाएगा, एक तरह से वहाँ भी तो एक फॉल्ट जनरेट हो जाएगी, शटल बीच में मूव कर गई। तो एक तरह से इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें फिर ऑल ऑफ द एबव, यानी सारे ऑप्शन हैं, ये सारे इसमें क्या हैं, पिकिंग के फॉल्ट्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेकअप मैकेनिज्म। टेकअप मैकेनिज्म का फंक्शन क्या है, देखिए एक टेकअप होता है, एक लेट ऑफ होता है। तो टेकअप इसमें क्या कह रहा है, टू, अब इसमें कौन सा ऑप्शन है, पहला इसमें कह रहा है टू अनवाइंड द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ वार्प शीट फ्रॉम द वार्प बीम विद द प्रोग्रेस ऑफ टेकअप ड्यूरिंग वीविंग ना। इसमें टेकअप का मतलब क्या कह रहा है कि जो अनवाइंड जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ होता है वार्प शीट से जो आ रही है, उसको हम क्या करें, वार्प बीम में क्या करें, एक प्रोग्रेस टू टेकअप वीविंग। ठीक है, यानी एक क्या कह रहा है, अनवाइंड जो हमारा अनवाइंड हो रहा है, जो वार्पर्स बीम से हमारा धागे अनवाइंड हो रहे हैं उसको बोलते हैं। या ये कह रहा है दूसरे पे, टू वाइंड ऑलरेडी वोवन फैब्रिक ऑन द क्लॉथ रोलर विद द प्रोग्रेस ऑफ वीविंग। ठीक है, कह रहा है कि या तो फिर हम ऑलरेडी जो हमारा वोवन फैब्रिक है उसको हम वाइंड करते हैं क्लॉथ रोलर पे, ये होता है। या द स्पेस ऑक्यूपाइड द पिक इन फैब्रिक, या ये होता है कि जो फैब्रिक में जो स्पेस आ जाता है कहीं, ये उसका कारण ये टेक ऑफ मोशन तो नहीं है। उसके बाद डी पे क्या कह रहा है, टू पुश द न्यूली इंसर्टेड वेब्ड यार्न लास्ट पीक टू फेल ऑफ द क्लॉथ। देखिए इसका आंसर क्या होगा कि टेक ऑफ, देख लेट ऑफ मोशन हो तो लेट ऑफ मोशन मतलब कि बीम से धागे को अनवाइंड करना, उसको क्या बोलते हैं, जो पहला इसमें डेफिनेशन लिखी है वो एक तरह से लेट ऑफ मोशन की लिखी हुई है, जो बी पार्ट पे है ये टेक ऑफ मोशन है। टेक ऑफ मतलब कि उस जो फैब्रिक है, फैब्रिक रोलर पे उसको बाउंड करवाना या बाइंड करना, उसको क्या बोलते हैं, टेक ऑफ मोशन, यानी लेना। तो टेक ऑफ मोशन से क्या हो गया कि उस फैब्रिक को उसमें बाइंड कर लिएगा। और लेट ऑफ मोशन का मतलब जो पहला इसमें डेफिनेशन लिखी वो लेट ऑफ मोशन की है कि वार्पर्स बीम से धागे जब ओपन होते हैं या अनवाइंड होते हैं उसको बोलते हैं लेट ऑफ मोशन। और फिर नीचे जो लिखा द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पिक इन फैब्रिक, तो ये एक तरह से ये भी एक फॉल्ट होती है। ये जो स्पेस ऑक्यूपाइड कैसे हो जाता है, पिक में फैब्रिक में स्पेस अगर हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि या तो फिर वहाँ पे हमारी शटल पहुँची नहीं, या फ्लाइंग आउट हो गई, या शॉर्ट हो गई ना, तो ये भी एक तरह से फॉल्ट है। इसका इस ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसमें डी पे क्या कह रहा है, पुश द न्यूली इंसर्टेड वेफ्ट यार्न लास्ट पिक टू द फेल ऑफ द क्लॉथ। देखिए ये तो हमारा बीटअप मोशन का डिफिनीसन है। जो क्वेश्चन हम इसमें ऑप्शन डी पे दिया है बीटअप मोशन है कि क्या करता था, पिक को ट्रू फेल ऑफ द क्लॉथ तक ले जाता है। जो वेफ्ट का इंसर्शन हुआ है टू लास्ट पिक तक, लास्ट पिक को जो भी लास्ट पिक आई है उसको ट्रू फेल ऑफ द क्लॉथ तक ले जाता है। ये तो बीटअप मोशन डिफिनीसन है। ठीक है, ये रहे आज के 16 क्वेश्चन। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट में लिख के बताना है। तो सुनिए, विच ऑफ द मोस्ट फॉलोइंग फाइबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर हैज़ एक्सीलेंट इलास्टिक रिकवरी। ठीक है, आपको ये बताना है कि एक्सीलेंट इलास्टिक रिकवरी किसकी होती है मैन मेड फाइबर में। ठीक है, ऑप्शन चाहें तो ले सकते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक और रेयॉन ले लीजिए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट हो तो, या किसी आंसर पे किसी को डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर सबको देना है। ठीक है, ओके।